हेलो हेलो एंड वेलकम। हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करनी है, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है इस चीज को कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये संविधान होता क्या है। क्या आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली जिंदगी में जब हम लोग आगे बड़े होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रटवाया जाएगा? क्या किसी को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आइडियल्स को, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को समझते हैं, ऐसे याद करते हैं जो आपके और हमारे लिए लाइफ में बड़े बेनिफिशियल होते हैं। अब अगर हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये ना बार बार 3 चीजें करती है, मतलब करती एक ही चीज है, लेकिन मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो मेरे चैप्टर के लिए काम आएंगी। सबसे पहली चीज है अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। अब आप कहोगे मैम पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ फिर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल पढ़ाना, लेकिन ये ना एक एग्जाम्पल से समझाना है, और वो है ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल। अब फुटबॉल कौन सा गेम है जिसको हम पैरों से खेलते हैं? जब हम पैरों से बॉल को लात मारते हैं और उसे गोल पोस्ट तक पहुंचा देते हैं तो उसे हम कहते हैं फुटबॉल। अब अगर मैं कहूं कि फुटबॉल के गेम में मैं हाथों में बॉल उठाकर भागूंगी और जाके गोल पोस्ट में फेंक दूंगी, तो क्या वो गेम फुटबॉल होगा? गेम तब भी होगा, बॉल तब भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन वो गेम ही चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में भी अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक सोसाइटी के प्रिंसिपल बेसिक रूल्स को चेंज कर देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हम बदल नहीं सकते, मतलब क्या नहीं बदलेंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को, ऐसे रूल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोगों ने साथ में मिलकर लिखा था और उन्होंने बहुत सारा दिमाग, 3 सालों का टाइम और बहुत प्यारी प्यारी चीजें और बहुत सारी स्ट्रगल के बाद उसे लिखा था। तो यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप से वाकिफ कराना कि भाई तुम्हारे राइट्स आखिर क्या है लाइफ में। दूसरी चीज है अबाउट स्टोरी बोर्ड्स। स्टोरी बोर्ड्स क्या है कि हमें ना अलग अलग चीजों को स्टोरीज के थ्रू हमारी एनसीईआरटी समझाती है, तो उन स्टोरीज को पढ़ना, उन स्टोरीज को समझना और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे लॉज के टर्म्स में या पढ़ाई के टर्म्स में कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक ऐसी चीज है जो प्रो टिप की तरह हमारे पास आती है, यानी कि हम सब लोगों को लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है सोशल स्टडीज को, तभी सोशल स्टडीज मजे से पढ़ पाओगे। और तीसरी चीज है अबाउट दिस चैप्टर, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चैप्टर को अगर हम लोग ओवरव्यू में देखें तो ये क्या क्या बताने वाला है। वैसे तो हम लोग इसको डिटेल में फटाफट से पढ़ने वाले हैं, मतलब डिटेल और फटाफट दोनों मिक्स करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसके ना 2 पार्ट्स हम लार्जली कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, नीड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल। तो ये सीधा सीधा सवाल आएगा, इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और उससे हम लोग अपना आंसर भी बना लेंगे और बहुत सारे दिमाग में नॉलेज भी ले आएंगे। दूसरा पार्ट जो है चैप्टर का वो है अबाउट की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, पर्पस क्या है और उसके अलावा क्या क्या चीजें वो फुलफिल करता है, ये समझकर हम लोग आ जाएंगे उस पार्ट पर जहां पर हम लोग स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो वो 5 हैं, तो यहाँ पर 3 पर्पसेस हैं, 5 की फीचर्स हैं। ये कहानी दिमाग में क्लियर रखोगे ना तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। बीच बीच में जो पढ़ाना है मैं पढ़ाती जाऊंगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज है ऑफ कोर्स बात कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक बड़ी सी सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अलग अलग कम्युनिटीज ऑफ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि साथ में रहते हैं। अब क्या होता है, ये लोग साथ में तो रहते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों पर अग्री करेंगे, बहुत सारी चीजों पर अग्री नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि क्या सब लोग अपना अपना खाने का स्टाइल, अपने अपने खाने का टेस्ट छोड़कर दूसरे स्टेट के खाने और टेस्ट के हिसाब से चल सकते हैं, यूनिवर्सली उसको अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई इक्वालिटी सबके हक है, सबको मिलनी चाहिए? सब बिलीव करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ चीज़ों में बिलीव कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में बिलीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर ये लोग ऐसे रोज नई नई चीज़ों पर लड़ते रहेंगे, रोज नई नई चीजों पर आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, उस चीज को हटाने के लिए हम ये कहते हैं कि लाइफ में हम डिसीजन कैसे लेंगे। हम लाइफ में डिसीजन लेंगे कंसेंसस के थ्रू, जनरल एग्रीमेंट के थ्रू। और अगर हम लोग इस कंसेंसस को, कि जिस पर सब लोग मानते हैं, उस चीजों को जब हम लिख देते हैं तो ये रिटन डॉक्यूमेंट को जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं उसे हम कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान।
इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा ये वाला पार्ट जो कि है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ नीड, पर्पस या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। आप एक्चुअली कैसे हो, आप क्या फील करते हो, आपकी सोसाइटी क्या फील करती है, वो सब चीजों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करके हमको दिखाता है। किस तरीके की गवर्नमेंट हमें चाहिए, हम लोगों को किस तरीके के आइडियल्स अपनी कंट्री में चाहिए, वो सब चीजों का फंडामेंटल नेचर जो हमारी सोसाइटी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर बताता है। अब क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन जनरली होता है, लेकिन हर जगह जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हो जरूरी नहीं है कि वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिंसिपल्स पर आ जाते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। मतलब पहला पर्पस क्या फुलफिल कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पर्पस ये फुलफिल कर रहा है कि हम एज सिटीजंस अपनी सोसाइटी को जैसे देखना चाहते हैं वो आइडियल्स लाकर उसके बेसिस हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। इसके पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, वो कहानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई, कुछ चीज़ों पर मानेंगे, हर चीज़ पर मानेंगे ज़रूरी नहीं है, इसके लिखा हुआ होना ज़रूरी है। सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो कि सब लोग मानेंगे, जो सब जिस पर अग्री करते हैं, इसको हम लोग मान सकते हैं बेसिस ऑफ द वे जिसमें हम कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं एज सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब ने इकट्ठा मान लिया और अब हम लोग कहेंगे कि हम सब लोग साथ में इस तरीके से काम कर सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। लिख लिया ताकि कल कोई मुकर ना जाए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कहानी ऑफ नेपाल। अब यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। नेपाल की जो कहानी है एक पैराग्राफ में दी हुई है, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसके बीच में दी हुई है, और एक दी हुई है पिक्चर के नीचे। हम लोग दोनों कहानियां पढ़ेंगे। अभी रेलेवेंस के लिए सिर्फ पैराग्राफ वाली पढ़ेंगे, लेकिन मैं केस ऑफ नेपाल लेकर आई हूँ सारे अपने मतलब इसके साथ, सारे ईयर्स के साथ, वो आप अच्छे से याद करना मेरे साथ। पर अभी हम लोग बेसिक कहानी समझते हैं नेपाल की क्या थी कि भाई वहाँ पर मोनार्की थी और मोनार्की से लोगों ने बहुत लड़ाई करी कि नहीं 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 ये क्या चल रहा है, हम लोगों को तो हमारा डेमोक्रेसी चाहिए, और वहाँ पर मोनार्की से तब्दील हुआ किस तरीके से नेपाल इनटू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मोनार्की यानी कि जहाँ पर किंग किसी राजा का रूल होता है, और डेमोक्रेसी यानी कि जहां पर लोकतंत्र होता है, जहां पर लोगों का तंत्र होता है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब हम क्या देखते हैं, 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल को अडॉप्ट किया गया और वो रिफ्लेक्ट करता था कि देखो लास्ट में जो पावर होगा, जो फाइनल अथॉरिटी होगी, जो फाइनल पावर होगा, वो होगा वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग, राजा के हाथों में होगा। तो यहाँ पर ऑल्दो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ गए, लेकिन ये लास्ट में क्या कह रहे हैं कि किसके पास है पावर, राजा के पास। 2006 में लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक पीपल्स मूवमेंट जो था वो चल रहा था वहां पर, और फाइनली 2006 में कि उन्होंने जो ये राजा का राज था, जो पावर्स ऑफ द किंग थे, उसको एंड कर दिया। क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई? नहीं। क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया? नहीं। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, 2006 में राजा के पावर पर अंत आ गया। ये चीज अच्छे से याद रखना, आगे डिटेल कहानी में जब पढ़ाऊंगी तब अच्छे से पढ़ा दूंगी। और तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर होगी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश, हो गई है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश, लेकिन उसका एक अपना प्रोसेस था, काफी लंबी स्ट्रगल थी, और राजा जी का बड़ा राज था यहाँ पे, ये समझ के चलना। तो अब हम लोग इसको इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में, फर्स्ट आइडियल में, क्योंकि पहले उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता था, जो फंडामेंटल नेचर, कि भाई पूरी दुनिया में तुम कुछ भी कर लो जाकर, नेपाल में चाहे बिल्कुल कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इवेंचुअली पावर किसके हाथ में है? इवेंचुअली पावर है हमारे राजा जी के हाथ में। तो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? मोनार्की। तो ये दिखाना चाह रहा है कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी को दिखाता है। वो पहले मोनार्की थी तो मोनार्की को दर्शा रहा था, इनका जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी वाले स्ट्रक्चर को दर्शा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है? फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को मोनार्की से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील होना था, चेंज होना था, तो उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और वहां पर जो है चेंज हुए इनके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, यानी कि इनके बेसिक रूल्स, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई होप आपको वो चीज याद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि दूसरी नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कौन सा पर्पस फुलफिल करता है।
वो है कि ये डिफाइन करता है नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीति किस तरीके से चल रही है, फंक्शन कर रही है कंट्री में, इसके बारे में बताता है। अब देखो ये ना राजनीति मतलब सिर्फ वो नहीं होता ओ नारेबाजी ये सब कुछ, वो अपने आप में बहुत डिटेल अलग चीजें हैं, काफी सारी बातें हैं। गवर्नमेंट अलग पार्ट है, उसके अलावा जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉज को वो अलग हैं, जो इस पर पूरा चेक कर रहे हैं वो सब अलग हैं। तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग लेवल्स पर गवर्नमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉलिटी कैसी होगी, फाइनली मतलब पावर किसके हाथ में रखते हो या किस तरीके से अपने आप को गवर्न कराना चाहते हो, ये सारी चीजें हमारा क्या कौन फुलफिल करता है, कहाँ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या बताता है, डिफाइन करता है नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि पहले अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता था कि वो चाहते हैं कि वो किंग के द्वारा रूल किए जाएं, जो कि बाद में चेंज हो गया। तो पहले किसके हाथ में पावर था, किंग और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। अब इसके भी ना दो पार्ट हैं, मतलब अगर हम लोग किताब में देखेंगे तो एक स्टोरी है जहां पर एक क्लास मॉनिटर ने अपने पावर को मिसयूज करके एक बच्चे को जबरदस्ती फंसा दिया है, और एक और कहानी है जिसके बारे में मैं आपको सेकंड एग्जांपल के टाइम पर बताऊंगी। अब ये दोनों कहानियां दो चीजें बता रही हैं। जो पहली कहानी है वो है डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिसयूज देम। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, उसको डिफाइन कर देता है कि भाई क्लास मॉनिटर तुम्हारे पास इतने ही पावर हैं, ज्यादा फैलो मत, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जीवन में। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन कर देगा कि जिन्हें हमने इलेक्ट करके सामने कहा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनी है, उनके पावर्स तो हैं, अथॉरिटी तो उनके पास है, लेकिन वो कितने पावर्स हैं और कितनी अथॉरिटी है वो प्रॉपरली डिफाइंड है ताकि वो उसे मिसयूज ना कर सकें। जब हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं तो वो एक्सरसाइज करते हैं पावर को, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस पावर को रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे कुछ भी मतलब अपने मजे से काम नहीं करेंगे हमारे बिहाफ पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी इतने सारे लोग जाकर पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते ना, तो हम अपने बिहाफ पर कहते हैं आप जाकर बैठिए और आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनिए। तो लेकिन यहाँ पर हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि जो लीडर्स हैं वो अपने पावर को मिसयूज कर दें। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिख देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। दूसरी जो है वो है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। अब टायरनी ऑफ द मेजोरिटी का क्या मतलब है, टायरनी का मतलब समझ लेते हैं पहले, किसी भी तरीके का क्रूअल पावर, अगर मतलब अनजस्ट तरीके से अगर हम लोग अपने पावर को किसी के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टायरनी। अब टायरनी ऑफ द मेजोरिटी का क्या मतलब है, इसमें हम लोगों ने क्लास का एग्जांपल देखा था कि क्लास में बच्चे लड़के और लड़कियां हैं, लड़के हमेशा खेलना चाहते हैं क्रिकेट और लड़कियां हमेशा खेलना चाहती हैं बास्केटबॉल, लेकिन मैम हमेशा बोल देती हैं हाथ ऊपर कर लो, मेजोरिटी में कौन से बच्चे हैं, तो मेजोरिटी में बॉयज थे, हमेशा क्रिकेट खेला जाता था, बच्चियां बेचारी कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाती। कहानी के तंत्र में हम ये समझते हैं कि यहाँ पर आती है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। यार मेजोरिटी जो कहेगी वही हो जाएगा हमेशा, तो हम लोग कब जीवन जी पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जो ज्यादा है या फिर जो डोमिनेटिंग लोग हैं, मतलब ये कम्युनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे नहीं कि दीक्षा मैम बड़ी डोमिनेटिंग है हटा दो उनको, ऐसे वाला नहीं, पर ये जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो अपने पावर्स को किसी के अगेंस्ट ना यूज कर पाए, लेस डोमिनेंट लोगों के ऊपर, लेस पावरफुल लोगों के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर एग्जर्ट ना कर सके। तो ये कैसे इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड ना किया जाए फ्रॉम एनीथिंग जो रूटीनली अवेलेबल है मेजॉरिटी के पास। जैसे हमारे एग्जाम्पल में लड़कों के पास क्रिकेट खेलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो इजीली अवेलेबल है, तो क्यों नहीं लड़कियों के पास अपनी पसंद का गेम खेलने की अपॉर्चुनिटी इजीली अवेलेबल है। ये वाली बात है, इस कहानी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो भी मेजॉरिटी को आसानी से मिलता है वो माइनॉरिटी को भी आसानी से मिलना चाहिए। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी एक तो हमारे रूलर्स द्वारा ना हो, या एक मेजॉरिटी दूसरी माइनॉरिटी को ना प्रेशराइज कर पाए, ना अपना डोमिनेशन उस पर डाल पाए, ये इंश्योर करता है। और दूसरा ये इंश्योर करता है कि एक माइनॉरिटी को आपने राइट्स दे दिए। माइनॉरिटी में जो भी डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उसमें अगर कोई मेजॉरिटी है या ज्यादा पावरफुल वाला ग्रुप है तो वो लोग ना अपने अंदर वाले, मतलब यहाँ पर जो अपने ग्रुप के ही लोग हैं उनको ना दबाएं, ये भी इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंटर कम्युनिटी यानी कि दो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं, और इंट्रा कम्युनिटी यानी कि
अंदर, एक ही कम्युनिटी के अंदर जो भी मतलब अगर कोई एक ग्रुप मेजॉरिटी में है और एक ग्रुप माइनॉरिटी में है तो वो आपस में ना लड़े। तो ये दोनों तरीके का डोमिनेशन ना हो, इस तरीके की टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी ना आए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। अब आते हैं तीसरी चीज पर, और वो है इट सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। इसमें मैं कहती हूँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी कि हम सब लोगों के पास कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है जब हम लोग बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को बारे में सोचने लग जाते हैं और हमको लगता है हाँ यार ये तो ऐसी होना चाहिए, ये तो हमारी डेमोक्रेसी में बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम कभी कभी ना गलत डिसीजन ले सकते हैं, मतलब ऐसी जल्दी हटपटाहट में कुछ गलत डिसीजन ले लिया। उस ऐसे टाइम से, डिसीजन लेने से बचाता है कौन? हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कभी कभी बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ के बारे में बिलीव करने लग जाते हैं और हो सकता है कि हम लोग इस बिलीफ सिस्टम में लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन हमको उसके गार्ड की तरह हेल्प करता है। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? कि हमको ना ऐसे डिसीजन से, जैसे कि मान लो आज मैंने सोचा कि यार हमारी जो यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो गई है, एक्रीमोनियस यानी कि मतलब अपने मन से क्रूअल, बिटर, गंदी हो गई है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग ना यहाँ पर डिक्टेटरशिप ले आते हैं, तानाशाह ले आते हैं। हम लोग दीक्षा मैम को बोलते हैं दीक्षा मैम आप जाओ और आप जाकर ही रूल करो, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। अब दीक्षा मैम आज तो आपको अच्छी लग रही है क्योंकि अच्छा पढ़ा रही है, फटाफट से रिवीजन करा रही है, परफेक्ट टीचर। लेकिन क्या मैं एक सही लीडर हूँ ये आपको पता है। पावर और अथॉरिटी जब मुझे मिल जाएगा तब जाकर आप लोगों को ही परेशान करना स्टार्ट नहीं कर दूंगी। क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता ना, नहीं कह सकते ना। तो सोचो अगर हम लोग इस तरीके से अपने भावों में बहकर फटाफट से डिसीजन ले लें कि हाँ 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 दीक्षा मैम अच्छी, जाओ जाओ दीक्षा मैम को बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये वो सारा पावर उनको दे देते हैं, सबको हटाओ, पार्टी पॉलिटिक्स खत्म कर दो, तो क्या है हमारे लार्जर इंटरेस्ट के लिए एक सही डिसीजन होगा? मैं खुद ही खुद के बारे में हानि कह सकती यार, तो मैं बता रही हूँ हम लोग किसी के लिए भी हानि कह सकते, तो ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस तरीके के जो विम्स होते हैं ना, मतलब जो आपका कभी कभी ऐसे मन कर गया, ये सब विम्स को बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करने देता है। तो हम लोग अपने बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं और खुद को खुद से बचाते हैं। क्या इंश्योर करते हैं कि इजी ओवरथ्रो ना हो ऐसे कुछ बेसिक प्रोविजंस का जो हमारी कंट्री में सिटीजन्स को बेसिक राइट्स जो हैं वो गारंटी करते हैं और उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी आसानी से चेंज ना कर सके। अब यहाँ पर ये हो जाते हैं तीन वो नीड्स या फिर तीन वो पर्पसेस जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है। पहला फंडामेंटल नेचर बताता है, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है और सेव करता है हमको हमी से। तो यहाँ पर आते हैं इस पार्ट को खत्म करके टू द केस ऑफ नेपाल, जो कि मुझे आपको पढ़ाना था। तो नेपाल में ना डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी। अब वहाँ पर लोग ना बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उनको ना डेमोक्रेसी चाहिए थी, उनको लोकतंत्र चाहिए था। 1990 में हम लोग क्या देखते हैं कि पीपल की जो स्ट्रगल थी उसकी मदद से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, जो कि चली 12 सालों तक, है ना, 2002 तक चली। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें फाइनल पावर किसके हाथ में था? फाइनल पावर था राजा जी के हाथ में। अक्टूबर 2002 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ के जो किंग हैं, जो किंग ज्ञानेंद्र जी हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई अलग अलग गवर्नमेंट के ना छोटे छोटे धीरे धीरे करके सारे एस्पेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लेते गए और बोला ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कंट्री साइड है ना, वहां पर मेओइस्ट अपराइजिंग हो गई है। अब मेओइस्ट क्या होता है? मेओइस्ट यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा दल जो कंट्री से किसी भी टेरिटरी को अलग करने के या मिलिट्री पावर को यूज करके दंगे फसाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको मेओइस्ट अपराइजिंग कह सकते हैं। तो वो हो रहे हैं, इसलिए हम लोग पावर राजा जी के हाथ में डाल देते हैं। फरवरी 2005 में हम क्या देखते हैं कि राजा जी ने अपने पावर को बढ़िया मिसयूज किया, ले लिए बहुत सारे पावर्स अपने हाथ में, और 2005 में तो उन्होंने बोल दिया भाई मैं ही हूँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब लेकिन नवंबर में क्या हुआ? फरवरी में तो उन्होंने पावर ले लिया, लोगों को समझ में आ गया भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, पूरी डेमोक्रेसी ले ली अपने हाथ में, अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो नवंबर 2005 में क्या किया, मेओइस्ट जो थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक साइन किया अग्रीमेंट जिसका नाम था 12 पॉइंट अग्रीमेंट। इसको चलते समझ में क्या आया कि भाई सब लोग चाहते हैं, लार्जर पब्लिक इमिनेंटली चाहती है कि हमारे पास डेमोक्रेसी वापस आ जाए और लोगों के पास उनके राइट्स वापस आ जाए। 2006 में फाइनली क्या होता है, जो हमने वहां पर पढ़ी थी इंपॉर्टेंट डेट में, 2006 में यहाँ पर पीपल्स मूवमेंट के चलते काफ़ी फोर्स आया लोगों में और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस मिलने लगी, और उन्होंने धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे कंसेशंस राजा दे रहे थे कि मतलब चलो अच्छा ठीक है ये ले लो, अच्छा तुम्हें पावर चाहिए ना तुम ये ले लो, उन सबको डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस पुट एन एंड, देखो फाइनली इन अप्रैल 2008
6 में क्या हुआ कि दिस पुट एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। डेमोक्रेसी नहीं आई है, पावर्स ऑफ द किंग में एंड हो गया। कैसे? क्योंकि थर्ड पार्लियामेंट जो था वहां पर उसको रिस्टोर कर लिया गया और पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि तुम आ जाओ और आकर सरकार बना लो। 2008 में फाइनली नेपाल डेमोक्रेसी बनता है आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। तो ये याद रखना, 2006 में डेमोक्रेसी नहीं मिली थी, 2006 में सिर्फ राजा के पावर पर अंत लगाया गया था। दूसरी चीज जो है वो है अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और बार याद दिला देती हूँ न्यूमेरिकली कि हमारे ये जो पर्पसेस हैं या फिर हमारी जो नीड है वो 3 है इन नंबर, और हमारे जो की फीचर्स हैं वो 5 है इन नंबर। ओके, तो याद रखना। आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फ्रेमिंग वाला पार्ट तो मैम कहीं है ही नहीं, आप कहाँ से लेके आए? तो मैं ऐसा यहाँ से लेके आई हूँ कि मैंने ना आपकी पूरी ये जो पिक्चर्स है ना उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था उसको एक साथ लाकर रखने की कोशिश की है। तो ये है फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर ना मुझे बड़ा मजा आता है बार बार बताने में। 20th सेंचुरी यानी कि 2001 के बाद वाला टाइम नहीं, 20th सेंचुरी यानी कि 1901 से लेके 1999 वाला जो पूरे 100 सालों की जर्नी है उसे हम 20th सेंचुरी कहते हैं। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की बात करें तब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था, काफ़ी एक्टिव हो गया था, और उस टाइम पर ये जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काफ़ी बढ़ी चढ़कर बोल रही थी। अब क्या हुआ था कि हमारे साथ ना बड़ी दिक्कत थी, मतलब हम लोगों ने बड़ा बुरा टाइम देखा था, हमने बहुत ही अथॉरिटेरियन रूल देखा था, जो मैं कहूँगा जैसे मैं कहूँगा वैसे ही होगा। ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करते थे। तो क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके का टाइम देखा था तो हम लोगों को पता था कि यार हम लोग ना इंडिया को फ्री करवाएंगे, और फ्री इंडिया जो है उसको बनाएंगे लोकतंत्र, लोगों का देश, हम उसे बनाएंगे डेमोक्रेसी, जहां पर हर किसी के पास इक्वल ट्रीटमेंट होगा। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इक्वल ट्रीटमेंट होगा और उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन होगा इन द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। मतलब अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जो रूल्स हम पर लागू होने वाले हैं, अब तक तो ब्रिटिशर्स ने हमसे नहीं पूछा, लेकिन अब जब हम लोग अपना खुद का देश बनाएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने डिसीजन में रोल प्ले कर सकें, अपने आप के रूल्स खुद के लिए बना सकें। अब हम लोग क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ 300 पीपल जो कि मिले ऑलमोस्ट 3 सालों के लिए, उसने उन सब लोगों ने साथ में मिलकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और इन मेंबर्स को, इस असेंबली ऑफ पीपल को हमने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। 1946 में ये लोग पीरियोडिकली 3 सालों तक मिले, तो इन्होंने फाइनली मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लिया। अब अगर हम लोग बात करें कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, बाबा जी किसको बोलते हैं, तो वो है बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर, या फिर डॉक्टर BR अंबेडकर, या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, या जैसे भी बुलाना चाहो वैसे, तो वो है हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या कहते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये बहुत सारे लीडर्स ने मिलकर किया था, जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसके अलावा है हमारे डॉक्टर अंबेडकर, जैसा हमको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके साथ साथ मौलाना आज़ाद। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो किताबों में दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो किताबों में दिए हुए हैं, और इसके बाहर भी बहुत सारे नाम हैं जो किताबों में नहीं दिए हुए हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने फाइनल जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको 26 नवंबर को 1949 में मतलब इन्होंने उसको अप्रूव कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, ये इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। वो डेट जो थी पहले ही सिग्निफिकेंट थी, तो हम लोगों ने कहा अब जहाँ इतना वेट किया है 3 साल के लिए तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नवंबर में इन्होंने कहा हाँ मतलब बढ़िया है, सब बन गया है, एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, जनवरी में जाके इसको फाइनली साइन करके अडॉप्ट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन किया कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब, जनवरी 24 को 1950 को। तो आई होप आपको ये चीज याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, पढ़ते हैं अबाउट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो है इनके शब्द, जो कि थोड़े से भारी हो सकते हैं लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बोले तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट होगी।
तो अगर हमारे पास कंट्री में एक लेवल से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, फेडरलिज्म। हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट पर गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पर हमारे पास पंचायती राज है, जिसके बारे में हम पहले ढंग से डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दो चीजें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। एक है लिस्ट्स या फिर डिटेल्स ऑफ द इश्यूज कि कौन से सेंटर, स्टेट और ये जो लोकल लेवल पर अलग अलग लेवल के हाथ में कितना कितना पावर होगा, उसकी सबसे पहले तो डिटेल में लिस्ट दी हुई है कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज है पैसा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता देता है कि तुम्हारे हाथ में जो काम दिया है, तुम्हारे हाथ में जो पावर दिया है, तुम्हें जो काम करना है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये सिर्फ खाली पावर नहीं है, ये मनी वाला पावर है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। दूसरी चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट यानी कि जो हमारा संसद जो बना हुआ है नई दिल्ली में, वहाँ पर जाकर बढ़िया सा हमारा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लोग जाके बैठते हैं, मस्त चाय वाय पीते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि हम लोग एक पार्लियामेंट के थ्रू, एक ऐसी बॉडी, एक बिल्डिंग के थ्रू ऑपरेट करेंगे जहाँ पर कौन जाएगा, जहाँ पर जाएंगे वो लोग जो कि हमने चुने होंगे। डेमोक्रेसी में होता है लोकतंत्र, उन लोगों को जिन्हें हम चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनाना, उनके लिए हम वोट डालते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं और फिर वो जाकर सरकार बनाते हैं। तो पावरफुल कौन? पावरफुल हम। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जो अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो उसे इलेक्ट कौन करता है? उसे इलेक्ट करते हैं हम, बाय द पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सफरेज यानी कि सफर नहीं, छुक छुक वाला सफर नहीं, बल्कि सफरेज आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सफ्रेजियम। याद नहीं करना है, इसका मतलब है राइट टू वोट। तो सबके पास राइट टू वोट है हर सिटीजन के लिए। यूनिवर्सल यानी कि सबके पास, अडल्ट यानी कि जैसे अडल्ट हो जाते हो 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाते हो तो आप राइट टू वोट आपके पास आ जाता है। अब इंडिया में क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट रोल है इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में। हर सिटीजन कंट्री का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट क्लास, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस, सब कुछ जो भी उनका इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड है, उस सब के बावजूद ना ही सिर्फ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं, बल्कि इलेक्शंस में कंटेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं। उसके अलावा तीसरी चीज जो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमको याद रखनी है वो है अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग आज रिप्रेजेंटेटिव बन गए तो पावर मिल गया, भाई एब्सोल्यूट पावर है, जो करूँगा करना है, मतलब मजे करूँगा एकदम, बिल्कुल सो जाऊँगा जाकर घर पे। ऐसे नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी होती है टूवर्ड्स हुम, टूवर्ड्स द पीपल। जैसे ही याद करना हमारे यहाँ पर कोई भी गड्ढा आता है, सबसे पहले कौन याद आता है? हमारा लोकल वार्ड पार्षद या जो भी लोकल लीडर है वो। तो यहाँ पर उसी तरीके से वो लोकल लीडर जब सो रहे होते हैं, जो सेम रोड को यूज कर रहे होते हैं, जब भी उस गड्ढे में उनका पैर पड़ता है उनको लगता है अभी लोग आके मुझे मारना चालू कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की है अकाउंटेबिलिटी, और बहुत जरूरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट की फीचर की तरह समझना। तीसरी चीज जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हमारे यहाँ पर है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, कोई भी 3 या 4 ऑर्गन सेम काम नहीं करते, सब अलग अलग काम करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी अपने पावर को मिसयूज ना कर सके कि भाई सुनना पेट, तू अपना काम कर ले, आज मैं ना कल तेरा काम कर दूंगा एक्स्ट्रा, प्लीज यार आज थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले। तो वो एडजस्टमेंट वाली कहानी कहीं ना आए, इसलिए सब लोगों को अलग अलग पावर्स दे देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वाली बॉडी जो हमारे लिए लॉज और रूल्स को बनाएगी। सबसे पावरफुल कौन? लेजिस्लेचर, क्योंकि उनको किसने चुना? हमने। फिर है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं कंपैरेटिवली, जो कि क्या करते हैं, जो लॉज लेजिस्लेचर बनाकर देता है उनको एग्जीक्यूट करने में मदद कराते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। फिर है जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि रेफर करते हैं टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। भाई इन दोनों ने कुछ गलत किया, कौन बचाएगा? जुडिशरी। किसी ने, मेरे पड़ोसी ने मेरा कांच तोड़ दिया, कहाँ लेके जाओगे? कोर्ट।
तो वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशरी, जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है? ताकि मिसयूज ऑफ पावर ना हो जाए बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट या वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हर ऑर्गन को अलग अलग काम दे देते हैं ताकि ये लोग अपना अपना काम करें और किसी भी तरीके से ये इंटरनली गठबंधन करके अपने पावर को मिसयूज करके कंट्री को अफेक्ट ना करें। ईच ऑर्गन जो है वो एक्ट करता है एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने कहा था चेक्स एंड बैलेंसेस वाली चीज होती है, तो चेक लगाते हैं भाई, मतलब ऐसे साइड में हो तो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, रुक जा भी बताता हूँ। वो वाली क्लास मॉनिटर अगर 3 बना दें जिनको 3 अलग अलग काम हो, तो फिर ऐसे करेंगे ना, तेरे मैम से कंप्लेन करूंगा, तेरी मैम से कंप्लेन करूंगी। तो वो वाली सिचुएशन करने के लिए यहाँ पर चेक और बैलेंस बनाकर चलेंगे ताकि सारे काम 3 अलग अलग क्लास मॉनिटर्स को दिए गए हैं ठीक से हो जाएं। उसी तरीके से यहाँ पर तीनों के काम ठीक से हो जाएं, ये इंश्योर करने के लिए चेक और बैलेंस होता है इस सिस्टम से, ऑर्गन्स को सेपरेट करने से। फिर चौथी चीज है अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि क्या? हमारे जो बेसिक राइट्स है, प्रोटेक्ट करता है हमारे सिटीजन्स को। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे कहते हैं हम अपनी आत्मा, द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इटर्नल विजडम है। मतलब और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़ो। फंडामेंटल राइट्स क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिटीजन्स को अगेंस्ट एब्सोल्यूट एंड आर्बिटरी पावर, एक्सरसाइज ऑफ पावर। आर्बिटरी यानी कि आज मेरा जैसा मन करेगा मैं तो वैसा ही करूंगा। एब्सोल्यूट यानी कि जो मैंने बोल दिया बस बोल दिया। ये दोनों ही सिचुएशंस बहुत ज्यादा अगर आप डीपली सोचोगे तो गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। मतलब बस हम गवर्नमेंट में आ गए ना, हमने जो बोल दिया हमने बोल दिया वैसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है आपने जो कहा है अगर लोगों को चाहिए तो, क्योंकि हमारे पास जुडिशरी है। उसके अलावा आर्बिटरी, जैसा मन चाहे वैसे नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे लिखा हुआ, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको जैसे लिखा हुआ है। तो ना ही आर्बिटरी होगा ना ही एब्सोल्यूट होगा। एक्सरसाइज पावर बाय द स्टेट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये गारंटी करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो एक तो हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, ओहो गवर्नमेंट तुमने ऐसा कर दिया हम नहीं बचने देंगे, और एक यहाँ आस पड़ोस के लोग ही हमारे राइट्स छीन रहे हैं, हमारे सामने आकर कचरा डाल के जा रहे हैं, बताओ हम लोग कैसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो दोनों तरीके के जो राइट्स हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, एक अगेंस्ट द स्टेट और एक अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, हमारे आस पड़ोसी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी गारंटी करता है कि माइनॉरिटीज को राइट्स मिले। माइनॉरिटीज पढ़ा था ना हमने, जो लोग कम संख्या में होते हैं किसी भी जगह पर। तो माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी जो है, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं वो, या फिर ज्यादा संख्या में हैं या ज्यादा पावरफुल हैं किसी भी तरीके से, वो किसी भी तरीके से डोमिनेट ना करें और वो आराम से जी सके, इसके लिए माइनॉरिटीज को भी राइट्स दिए जाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इसका 2-fold ऑब्जेक्टिव है। पहला, हर सिटीजन इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स जो उनको मिल रहे हैं उसको क्लेम कर सके। दूसरा, राइट्स जो है ये बाइंडिंग होना चाहिए हर अथॉरिटी के पास, हर इंसान के पास जिसके पास पावर है, कि ऐसा ना हो कि किसी भी लेवल पर कोई भी फंडामेंटल राइट का मिसयूज हो जाए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नॉट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट होने का राइट नहीं चाहिए हमको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो अलग से फंडामेंटल राइट बना है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके साथ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ क्यों, लेकिन थोड़े से आगे बढ़ने के बाद। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तो है फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिलते हैं सिटीजन्स, और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को किस तरीके से काम करना है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और आ सके ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इसके प्रिंसिपल्स जो हैं ये डायरेक्ट करते हुए ये स्टेट को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक यानी कि समाज के लेवल पर जस्टिस ज़्यादा हो, इक्वालिटी ज़्यादा हो। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पैसों से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स, इस तरीके के हम चेंजेस लेकर आए कि हम लोग जस्टिस ला सके, इक्वालिटी ज़्यादा अच्छी से ला सके। सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज, किस तरीके के, जो कि हेल्प करेंगे रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, उस तरीके से हमारे यहाँ पर लॉज और पॉलिसीज आए। तो ये यहाँ पर गाइड की तरह काम करते हैं। क्या?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को दिए हुए प्रिंसिपल्स डायरेक्ट करते हुए कि काम कैसे करना है, इसको मतलब अच्छा लगाने के लिए और सबको अच्छे अच्छे लॉज क्रिएट करने हैं, इसके लिए दिया हुआ है, याद रख लेना। 5वां जो पॉइंट है, हम लोग एक बार फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले 5वां बस एक लाइन का ही है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म मतलब कि स्टेट को हम लोग सेक्युलर तब कह सकते हैं जब वो अपने जो रिलीजन्स हैं उससे दूर हो और ऑफिशियल स्टेट का कोई रिलीजन ना हो। तो ये किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे और जो है अपने स्टेट का कोई रिलीजन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो इसको हम कह देंगे एक सेक्युलर स्टेट। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि भाई हम लोग एक एक्स रिलीजन को फॉलो करने वाली कंट्री है या हम एक वाई रिलीजन को फॉलो करने वाली कंट्री है। हम लोग सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, ये एक साथ रहते हैं और आराम से अपने रिलीजन को, अपनी कास्ट को, अपने कल्चर को प्रमोट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाओ पढ़ लेते हैं, ये सेक्युलरिज्म के बाद हमारे 5 पॉइंट खत्म हो जाते हैं, तो एक बार एक्चुअली याद कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा फेडरलिज्म यानी कि टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा हमने पढ़ा हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट क्या, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तीसरी चीज हमने पढ़ी अबाउट हमारा सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में, बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। चौथी चीज पढ़ी हमने अबाउट फंडामेंटल राइट्स और 5वां जो हमारा की फीचर था वो था अबाउट सेक्युलरिज्म। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर पढ़ते हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि सारे लोग इक्वल हैं बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन पर अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वली प्रोटेक्टेड होंगे बाय द लॉ। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, सबके पास फ्री एक्सेस होगा सारी पब्लिक स्पेसेस के लिए। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी बेसिस, और उसके अलावा हम अनटचेबिलिटी को बैन कर देते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं अंडर राइट टू इक्वालिटी। फिर है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि करने की छूट, जो अच्छा लगे वैसे करो, ऐसे नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। लेकिन राइट टू फ्रीडम किस किस चीज़ों के लिए? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बोलना चाहते हो, अपने आप को पीसफुली अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, अपने इंटरेस्ट के लिए अगर ग्रुप्स फॉर्म करना चाहते हो कर सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द कंट्री, और कहीं भी कहाँ पे भी जाकर अपना घर बसाना चाहते हो बसा सकते हो, तो रिजाइड और मूव फ्रीली इन द कंट्री। उसके अलावा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो बन जाओ, बहुत मजे आते हैं। फिर हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इलीगल बेचना और खरीदना ऑफ ह्यूमन बींग्स। कभी कभी प्रोडक्ट्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वो है ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्पेशली अगर हम विमेन और चिल्ड्रन की बात करें तो वो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको प्रोहिबिट कर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी को मतलब लेबर करवाना किसी भी तरीके का बैंड है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो हैं 14 ईयर्स से कम के बच्चे अगर एम्प्लॉयड हैं तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बैंड है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना तो मैं जाकर चाय की और जब कहीं भी जाती थी मैं कहती थी क्या आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ऐसा होता है, आप लोगों को लोग दिख जाएंगे जो छोटे और काम कर रहे हैं, और ये हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को क्लेम कर कर मतलब पता कर सकते हैं, मतलब हम ये जीत सकते हैं इस तरह। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? रिलीजियस फ्रीडम जो है सबको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि हम सबके पास राइट है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट हमारा रिलीजन। प्रैक्टिस यानी कि मतलब हम लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेस यानी कि औरों को बता रहे हैं, प्रोपगेट यानी कि फैला रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, औरों को अपनी टीचिंग्स शेयर कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं रिलीजन को अपने अपने चॉइस के। तो जिसको जो भी फॉलो करना है खुद कर सकता है। ठीक है, फ्रीडम है आपके पास, चेंज भी कर सकते हो, ये भी फ्रीडम है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, इनके पास ना क्या होता है, ये फ्रीडम है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं ताकि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं ऐसे याद कराती हूँ ये सबको, कल्चर एंड एजुकेशनल किसी को याद नहीं रहता, तो अपने कल्चर को, लिंग्विस्टिक और रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप कर सकते हैं, मतलब डेवलप कर सकते हैं, और इसे आप अपना फंडामेंटल राइट समझ सकते हैं।
फिर है बहुत इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है कि सिटीजन्स को अलाउ करता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो आपके पास हैं, अगर ये किसी भी लेवल पर वायलेट होते हैं तो आप जाकर इसको क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में, और आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, माय फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो लिख दिए, अगर वायलेट हुए तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कोर्ट में। और ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं इसकी लास्ट बिट पर। आपको कोई नहीं समझाएगा, पर दीक्षा मैम अच्छी है इसलिए समझा रही है, तो चलो समझा देती हूँ। स्टेट और गवर्नमेंट दो अलग चीजें हैं, इंटरचेंजेबली इसको यूज नहीं कर सकते। ये ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। वर्ड गवर्नमेंट जो है वो क्या बताता है कि हम लोग उस एंटिटी की बात कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। हमको पता है लेजिस्लेचर का पार्ट होता है गवर्नमेंट, यानी कि हमारे लिए लॉज बनाने का, लॉज बनाते हैं और मैनेज करते हैं कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ना इलेक्शंस के साथ चेंज हो सकती है। मैं बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। एक गाड़ी का जो सिस्टम है, उसका जो स्पीकर है, उसका गियर, उसका ब्रेक, उसका क्लच, उसका स्टीयरिंग व्हील, उसके साइड वाले मिरर्स, ये सब सेम रहते हैं, लेकिन जो ड्राइवर उसको चला रहा है गाड़ी को, वो चेंज होता रहता है। तो इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट जो है, हमारा जो शॉफर है, हमारा जो ड्राइवर है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो बाहर का सिस्टम है डेमोक्रेसी, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो स्टेट क्या है, वो कार है। गवर्नमेंट क्या है, वो ड्राइवर है। स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट करेगा अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। सिंपल भाषा में स्टेट का मतलब है किसी भी तरीके का ऐसा सिस्टम, किसी भी तरीके का राजनीति, मतलब हमारा टोटल सिस्टम कैसे काम करेगा पॉलिटिकली, उसको डिफाइन करने वाला ऐसा स्ट्रक्चर, जो कि हमारे केस में, जो कि एक पूरी कंट्री में किसी डिफाइन टेरिटरी में चलेगा। हमारी कंट्री में कैसा सॉवरेन यानी कि हमारी कंट्री के जो डिसीजंस हैं वो हम खुद लेंगे। मतलब मैंने आपको कहा था कि पड़ोसियों से जाकर ये नहीं पूछेंगे कि आप आ जाओ, आप बता दो कि हम लोगों को अपना कचरा कहाँ फेंकना है, हम लोगों को आज खाने में क्या बनाना है। हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सारे अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक सॉवरेन को एक डिफाइंड कंट्री में, उसे हम कहेंगे हमारा स्टेट। तो इंडियन स्टेट होता है, नेपाली स्टेट होता है। इंडियन स्टेट का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोकतंत्र। गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ स्टेट का एक पार्ट है, पूरा स्टेट नहीं है। स्टेट जो है वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा चीजों को इंक्लूड करता है अपने अंदर। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि state is more than just the government, hence we cannot interchangeably use the word state and government. I hope आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बड़े लोगों को समझाना बड़े लोग जनरली भूल जाते हैं। This brings us to the end of the Indian Constitution। मतलब वैसे तो सच बताऊं तो कहानी अभी सिर्फ चालू हुई है, हम आगे जाकर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल में about this chapter। तो I hope you stay tuned and keep studying, keep learning and always remember, ई सरल है तो सब सरल है। बाय बाय।